सबसे पहले अगर हम इस पैराग्राफ में बात करें तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच जो आखिर मेन डिफरेंस है वो क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच मेन डिफरेंस क्या है तो आप बताएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, वो खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, है कि नहीं, वो मूव करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो चीज़ें हैं जो आप बाहर से देखते हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या किसी भी जीवों में, वो उसके लिविंग होने को वो नहीं दर्शाता है। मान लीजिए अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट हमको ग्रो करता हुआ नहीं दिखता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम आज प्लांट को देखें तो इतना बड़ा है और सुबह आके देखें तो इतना बड़ा हो गया, क्योंकि वो जो ग्रोथ हो रहा होता है वो हमको क्लियरली नहीं दिखता रहता है कि वो इतना स्लो होता है। वो तो ग्रोथ हो गया या मूवमेंट हो गया, इन सब चीज़ों से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग नहीं कह सकते हैं। तो जैसे कहा है, सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। कोई जो हमको आँखों से जो मूवमेंट दिखाई देता है, विजुअल मूवमेंट, उसको हम लाइफ का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते हैं। तो लाइफ का आखिर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? अगर हम इन क्राइटेरिया की बात करें, ग्रो करता है, मूवमेंट करता है, तो उसके हिसाब से तो पहाड़ भी ग्रो करता है, क्योंकि पहाड़ का हम सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो होता है उसकी हाइट हर साल कुछ ना कुछ बढ़ जाती है नहीं। मशीन भी मूवमेंट करता है, तो उसको हम लिविंग नहीं कह सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया हमारे लिए इनफ नहीं है। तो किन क्राइटेरिया से हम बता पाएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है? वो कौन सा क्राइटेरिया है? तो देखिए एनसीईआरटी में बताया हुआ है, मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई। कह रहा है कि बहुत ही छोटे लेवल पे जो मूवमेंट होता है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं कि हम नहीं देख सकते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी हमारे लिए हमको नहीं दिखाई देगा। तो क्या ये मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, ये लाइफ के लिए नेसेसरी है? तो हाँ, जो लाइफ के लिए नेसेसरी थिंग है, जिसे हम कोई चीज़ कह सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या कोई चीज़ नॉन लिविंग है, वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट ये जो है, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है। कैसे है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर हम बड़े ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके शरीर में ऑर्गन सिस्टम होगा, फिर ऑर्गन होगा, बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन होंगे, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने होंगे। अगर उस ऑर्गन से में और थोड़ा हम अंदर जाए तो ऑर्गन होगा डिफरेंट टाइप के टिश्यू से बना हुआ होगा, और टिश्यू सेल से बना हुआ होगा, और सेल फाइनली और छोटे छोटे चीज़ हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इन सब चीज़ों से बना हुआ होगा। और हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया या सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो फाइनली वो मॉलिक्यूल से बने हुए होंगे, मॉलिक्यूल से बने हुए होंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है पूरा का पूरा वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो चूँकि हम मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं और हमारे सेल्स के अंदर थाउजेंड्स टाइप ऑफ रिएक्शन एट दिस टाइम चल रहा होता है कि नहीं। तो रिएक्शन में क्या होते हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है कि नहीं। और जो नॉन लिविंग चीज़ें होंगी उनमें ये मूवमेंट्स, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नहीं होगी। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो होते हैं वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ होता है, यानी कि
लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा। अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट बंद हो जाए तो वो नॉन लिविंग कहलाएगा, या फिर वो इंसान मर जाएगा। अगर इंसान में या कोई भी किसी भी जीव में ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट बंद हो जाए तो वो मर जाएगा, वो डेड हो जाएगा। तो नॉन लिविंग में मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है, लिविंग में होता है। एनसीईआरटी में भी ये कह रहा है कि जो देखिए, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण हमारा जो बॉडी होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो ब्रेक कर जाता है कि अगर आप ऐसे ही रह जाए, आप खाना पीना ना खाए, है ना, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे इन्वायरमेंट जो हमारा है वो स्टेबल होता है, तो आप भी धीरे धीरे स्टेबल होने लगेंगे। तो वही जो ऑर्गेनाइज्ड वाला सिस्टम है वो ब्रेक हो जाएगा, तो वही ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये ऑर्डर ब्रेक हो गया तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं रह पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इसी ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, है ना, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग फंक्शन को करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो है मॉलिक्यूलर्स मूवमेंट चल रहे होते हैं। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो आप किसी न किसी रूम में रह रहे होंगे, है कि नहीं। अगर आप रूम को अगर एक सप्ताह तक छोड़ दें, उसमें कुछ न करें, तो वो जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है आपका रूम, है कि नहीं। लेकिन और धीरे धीरे वो पूरा गंदा होने लगता है। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको हर रोज़ मेहनत करना पड़ता है, हर रोज़ मूवमेंट करना पड़ता है। आपको बुक्स जो है मूवमेंट करके एक जगह से पे रखना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे बॉडी में भी ऑर्गेनाइज करने का प्रोसेस चल रहा होता है। तो उसके लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स ज़रूरी होते हैं। अब ये चैप्टर जो कि हमारा नाम है चैप्टर का लाइफ प्रोसेस, तो इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस कहते किसको हैं। लाइफ प्रोसेस, लाइफ का मतलब आप लोग जानते ही हैं, प्रोसेस का मतलब आप लोग जानते ही हैं। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब सिंपल हुआ वो सारा प्रोसेस जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है या लाइफ मेंटेन रहता है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उस सारे प्रोसेस को मिला करके हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो आप खुद बताओ कि ऐसा कौन कौन सा प्रोसेस है जो आप करना बंद कर दो, या आपके बॉडी में वो प्रोसेस होना बंद हो जाए तो आप मर सकते हो, या कोई ऑर्गेनिज्म मर जाएगा अगर वो प्रोसेस वो बंद कर दे। आप वीडियो को पॉज करो और थोड़ा देर सोच के हमको बताओ। तो आप लोगों ने सोच लिया कि कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिसके कारण कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग रहते हैं, अलाइव होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर प्रोसेस की बात करें तो उसमें सबसे पहले आएगा न्यूट्रिशन। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं, है कि नहीं। अगर हम न्यूट्रिशन ना ले तो हम ज़्यादा दिनों तक जिंदे नहीं रह सकते हैं। अगर हम खाना पीना बंद कर दें तो हम कुछ समय में मर जाएंगे, कुछ दिनों में मर जाएंगे। दूसरा, न्यूट्रिशन जो होता है, तो न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं, बाहर से फूड लेते हैं जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, जितना भी चीज़ों का एनर्जी हो जाए या बॉडी की ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो हम बाहर से लेते हैं। तो वो जो बाहर से लेते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसको हमको सिंपल चीज़ों में तोड़ना होता है, सिंपल में तोड़ना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेशन। उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है हमको एंजाइम्स की मदद से। अब इस प्रोसेस के दौरान जो न्यूट्रिशन होगा, तो न्यूट्रिशन के बाद जो आप खाना पचाए आपके बॉडी में, वो खाना पूरे बॉडी के सारे पार्ट तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि खाना तो पचता है पेट में, पचता है, लेकिन उसका ज़रूरत तो शरीर के सारे भाग को है ना। ब्रेन को भी उसका ज़रूरत है ना।
आपके हाथ को भी उसका ज़रूरत है, आपके पैर को भी उसका ज़रूरत है, क्योंकि जब खाना लाने का टाइम था, खाना बनाने का टाइम था, तो सारे पार्ट्स ने मिलकर काम किया था, है कि नहीं। खाना बनाया, आपके हाथों ने मिलकर खाना बनाया था, आप पैर पे चल के सब्जी लाने गए थे या खाना कुछ लाने गए थे, आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व था खाने बनाने में, है कि नहीं। तो जब खाना पचेगा तो सारा चीज़ अपना हिस्सा मांगेगा कि नहीं, सारा पार्ट। तो खाना पचता है पेट में, तो पेट के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए फिर कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके के बाद पेट से खाना पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। तो उसके लिए होता है हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या किसी ऑर्गेनिज्म में होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, खून होता है, खाना पच के खून में हो जाके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है खून में, और ब्लड पूरे शरीर में फैला है, तो ब्लड क्या करता है, सारे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर देता है जो पचा हुआ खाना था। अब ये पचा हुआ खाना फाइनली पहुंचेगा सेल तक, फाइनली पहुंचेगा सेल तक। तो सेल क्या करेगा, इस खाने को डाइजेस्ट नहीं, इसका यूज़ करेगा उसमें, उसके सेल को जो भी चीज़ ज़रूरत है, जो भी चीज़ को बनाना है वो बनाएगा अपना उस से। उसके बाद उस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस भी बनते हैं जिसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एक्सक्रिएशन। क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन। तो ये तीनों जो प्रोसेस है वो हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई बंद हो जाए तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। और इसके बाद एक चौथा भी प्रोसेस है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे न्यूट्रिशन के बाद, न्यूट्रिशन में हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है ग्लूकोज से, तो खाना पहुंचा फाइनली ग्लूकोज कैसे पहुंचा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पहुंचा, ब्लड से पहुंचा सेल तक। तो सेल क्या किया, ग्लूकोज से एनर्जी लेने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए उसको ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ेगा, है कि नहीं। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, वो ऑक्सीजन आएगा बाहर से, एनवायरनमेंट से, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीजन वो लेगा। तो उस ऑक्सीजन को लेके ग्लूकोज को तोड़ना, है कि नहीं, फिर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो बनता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन भी हमको हमारे लिए ज़रूरी है। तो टोटल ये 4 जो प्रोसेस है वो लाइफ प्रोसेस में आते हैं। अब इन्हीं चारों प्रोसेस को हमको डिटेल में पढ़ना है अलग अलग करके। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन देखेंगे, फिर उसके बाद रिस्पायरेशन देखेंगे, रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज किस तरह से टूटता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी हम बड़े ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ह्यूमंस के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्कुलेटरी, उसमें हार्ट, ब्लड, ये सब आता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सबसे लास्ट में एक्सक्रिएशन, कि जो हार्मफुल वेस्ट बने हैं उसको किस तरह हमारे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है। तो चलिए अब एनसीईआरटी पे थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं। एनसीईआरटी में इतना जो बताया गया है वो न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है कि नहीं। न्यूट्रिशन के बाद जो हम ग्लूकोज लेते हैं हमारे शरीर के अंदर, यहाँ पर ग्लूकोज फॉर एन एग्जांपल लेते हैं हम, क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, सारी चीज़ें आते हैं। तो क्या होता है, द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड सिंस द environment is not under the control of individual. The source of energy therefore needed to be broken down to build up in body and must be finally converted into uniform source of energy can be used for the various molecular movements needed for maintaining life as well as kind of body to grow. यहाँ पर देखिए सिंपल कह रहा है कि जो ग्लूकोज होता है उसको आपको तोड़ करके एटीपी बनाने का ज़रूरत है। क्या बनाने का ज़रूरत है, एटीपी। ग्लूकोज से फाइनली क्या बनता है, एटीपी। एटीपी जो है, ये बात एक्चुअली एनसीईआरटी ने ये बात छिपा करके लिखा हुआ है,
ये इसमें छिपा हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो एटीपी क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है कि नहीं। अब शरीर में कहीं भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगा तो एटीपी का यूज किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या होगा? एटीपी होगा। तो वो एटीपी कैसे बनता है? तो ये एटीपी बनता है सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब उस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन जो होता है आर सम ऑफ द कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, पहला चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, उसमें पढ़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को हम लोग ऑक्सीजन देते हैं, फिर उसके बाद तोड़ते हैं उसको। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का देना ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन हो गया, है कि नहीं, और ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन में के अंदर आता है कि नहीं। तो फॉर दिस ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन, है कि नहीं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रिस्पिरेशन में। तो यहाँ पर देखिए द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में क्या होता है? बेसिकली ग्लूकोज हम बाहर से लेते हैं, फिर उसको ऑक्सीजन के देके तोड़ते हैं, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन कहते हैं, और उससे फाइनली हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, तो ये जितना भी चीज़ है, चारों प्रोसेस है, वो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा ले ले हम, तो उसका शरीर एक सिंगल सेल का बना हुआ